सिर्फ एमसीक्यू का आंसर मैंने आप दोनों से नहीं पूछा, मैं पीछे से पूछ के आऊंगा। 12 का सी है। हाँ जी 12 का आंसर बताएं बताएं बताएं, शाबाश जी मिस 12 का आंसर निकालें। ये तो कह रहे हैं सी है, आप भी सी कह रहे हो। अच्छा, और कोई आप में से अगर डिफरेंट आंसर देना चाहता है तो बता दें। हाँ जी जी मिस 12 का आंसर सी, आप भी सी कह रही हैं क्या? ए सी। अच्छा जी, आकिब एंड उसामा आर पार्टनर्स इन अ टेनिस क्लिनिक whose operations are managed by उसामा, ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर हो गया। On Yekam August, a vehicle was purchased for rupees 5 million from an authorized dealer, and the purchase price was paid through a check. चेक कहाँ से आया? फर्म के अकाउंट से। तो फर्म की प्रॉपर्टी में से पैसे आउट हुए। यहां तक तो ये लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी फर्म की है। आगे चलते हैं। अकाउंट दैट वॉज साइंड बाय उसामा, ठीक है। ऑन द सेम डे द व्हीकल वॉज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू उसामा's होम। सिंस उसामा परचेज्ड द व्हीकल फॉर हिज पर्सनल यूज, he recorded himself a debtor for rupees 5 million in TC's books. तो अभी हुआ क्या, जब इन्होंने फर्म के अकाउंट से पैसे निकाले तो एंट्री पास हुई, डेबिट पता नहीं, क्रेडिट 5 मिलियन। क्रेडिट 5 मिलियन हो गया, डेबिट किसको करना है कुछ पता नहीं चला। अब डेबिट दो चीजें हो सकती थी, या तो वो गाड़ी डेबिट हो, या ये जो भाई साहब अपना रिसीवेबल बुक करने जा रहे हैं ये बुक हो जाए। अगर तो हम इस कार को डेबिट करते तो ये प्रॉपर्टी बन जाती फर्म की। चूंकि हमने यहां पे रिसीवेबल बुक कर दिया तो अब ये फर्म की प्रॉपर्टी तो नहीं है। और सिंपल ये है कि एक पार्टनर ने ड्राइंग्स कर ली है। कितने की ड्राइंग्स की हैं? 5 मिलियन की, जो कि इसने वापस भी करनी है। तो इसलिए क्या बुक हुआ है वहां पे? रिसीवेबल बुक हुआ है। अब क्या ये फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी? द आंसर इज नो। अच्छा, नो में भी दो बातें हैं, ये ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ए और बी तो वैसे गलत है, तो सी नो, बिकॉज उसामा की क्लियर इंडिकेशन ये थी कि वो व्हीकल अपने जाती काम के लिए यूज करना चाहता है। नो बिकॉज कॉन्सेंट नहीं ली गई, तो कॉन्सेंट की तो बात ही नहीं है, वही काम तो ऐसे भी कर सकता है। याद करें, इम्प्लाइड ड्यूटी थी कि वो चेक बना सकता है, इम्प्लाइड ड्यूटी थी कि वो बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। तो यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कि वो उसको अब अपने पर्सनल यूज के लिए ही इस्तेमाल करेगा। सो सी। क्लियर होगी बात? लेकिन सर जब वो पार्टनरशिप में ड्राइंग करेगा तो वो दूसरा जो पार्टनर होगा उसको उसकी कंसेंट लाजमी नहीं। आप पार्टनरशिप में से पैसों के विड्रॉ कर सकते हो और अपने आप को रिसीवेबल के तौर पे बुक कर सकते हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। 11 देखें, 11 देख के बताएं मुझे। आपको भी सी लगता? हाँ जी, आप दोनों जरा एक्टिव हो जाए थोड़े से। सी देखते हैं, कलर बदल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिया, जाहिर, जीनत 3 पार्टनर्स हैं और फर्म का नाम क्या है? जी ट्रेडर्स। जी ट्रेडर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो 33 और 33।
इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट जीनत वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है जी, ये नॉट एक्टिव, अभी कोई भी हो सकती है, किसी भी और तरह की पार्टनर हो सकती है, बस वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड, ठीक है ये हो गया। एंड इन केस अगर लॉस आता है तो वो लॉस भी शेयर नहीं करेगी। तो क्या कोई ऐसा पार्टनर होता है जो लॉस शेयरिंग से इनकार कर सके? होता है ऐसा पार्टनर जो कि लॉस शेयरिंग में ना हो। तो इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट आएगा तो इस रेशो में जाएगा, और अगर लॉस आएगा तो इस रेशो में जाएगा, 50-50 और 0। Recently, a supplier named Socket Textiles had filed a suit for recovery of 5 million. एक रिकवरी आई है कितने की? 5 मिलियन की। अब बताएं क्या जीनत लायबल है या नहीं है कि नहीं है? रीजन ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम लॉस में शरीक नहीं है, इससे आपकी लाइबिलिटी पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो आप हमेशा थर्ड पार्टीज के लिए क्या होंगे? लायबल होंगे। तो पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है, और इंडिविजुअल भी एंड जॉइंटली भी। तो दो बातें हमें पता है, तो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, एंड इंडिविजुअल भी लायबल है, प्लस उसकी पूरी फर्म भी या जॉइंटली भी वो लायबल होंगे। अच्छा जी, तो लायबल तो वो है, तो नो वाली बात तो खत्म हो गई, नो वाली बातों को काट देते हैं। Yes, because Zenith is being Zetti's partner is also severally liable, ठीक है। Yes, but Zenith is liable only to the extent of her share in the profits, नहीं। ये जो पॉइंट आई है उसको लाइबिलिटी को क्या कर रहा है? लिमिटेड बना रहा है। तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए जरा 10वां करें सॉल्व। शाबाश। यहां पे डिबेटेबल इश्यूज आ सकते हैं। डैमेजेस का जब भी एमसीक्यू होगा ना, उसमें डिबेट होती है। आप बी कह रहे हैं? ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास बी का आ गया। हाँ जी, और कोई अगर अपना ऑप्शन देना चाहे तो बता दें। आपका डी है? ठीक है, एक ऑप्शन डी भी आ गया। हाँ जी, इसके ऑप्शन देंगे आप? तो क्या मार दें? सी लिख दूं आपका, बराबर हो जाएंगे सारे। ए, ई, अच्छा बी। ठीक है, बी के 2 वोट्स हो गए। और कोई? और कोई? ए वाले है कोई हम में से? कोई ए वाला है हम में से तो बता दे। चलो कर लेते हैं सॉल्व। परवेज एग्री टू सप्लाई हाइकिंग इक्विपमेंट्स फॉर ₹3 लाख टू जीसी। तो हुआ ये कि परवेज भाई ने जीसी वालों को सामान देना था। कितने का देना था? 3 लाख। कब देना था? 31 अगस्त को देना था। जीसी वालों ने एम्फसाइज किया कि भाई साहब हमें टाइमली डिलीवरी चाहिए, यानी कि टाइम इज एसेंशियल। टाइम क्या बन गया यहां पे? एसेंशियल। अदरवाइज हम अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
लूज कर देंगे 1.5 लाख। यानी कि डीसी वालों ने आगे बेचना था जिससे इनको प्रॉफिट आना था कितने का, 1.5 लाख का। और 1.5 लाख की कॉस्ट हो। याद तक हो गया सवाल। और 20 अगस्त परवेज ने अपना बिजनेस ही क्लोज कर दिया और उसने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं सॉरी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो फिर कंपनी वालों ने बाजार से 4 लाख का सामान खरीदा, यानी कि किसी भी XYZ से कितने का सामान खरीदा जीसी ने, 4 लाख का, और खरीद के अपने कस्टमर को दे दिया होगा। एंड सूड परवेज फॉर डैमेजेस। आपने बताना है कि कौन सा डैमेज मिलेगा, कौन सा डैमेज नहीं मिलेगा। सर डैमेजेस की टाइप्स बता दें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, साथ साथ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। डैमेजेस 3 तरह के होंगे। एक होता है ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक नहीं होता भाई, स्पेशल, और एक होता है रिमोट या इनडायरेक्ट। एक चीज 3 लाख की पड़नी थी, अब मुझे 4 लाख की पड़ रही है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ये किस में जाता है, ऑर्डिनरी में, स्पेशल में कि रिमोट में? ऑर्डिनरी में जाता है। तो यहां पे आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये तो मिलना ही मिलना। ये अगर मिलना ही मिलना है इसका मतलब है कि ए तो नहीं है, क्योंकि ए क्या है, 50,000। अब कहानी आती है कि क्या ये 1.5 मिलना है या नहीं मिलना, सवाल ही है। मिल जाएगा तो हम 2.5 पे आ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम 1 लाख ले लेंगे। देखिए क्या कम्युनिकेट हुआ था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कि अगर तुमने मुझे टाइम पे ना दिया तो जो मुझे आगे से लॉस होगा वो मैं तुमसे लूंगा। क्या ये कम्युनिकेट हुआ है? नहीं। सिर्फ उसने क्या बताया है कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 1.5 लाख का, और कुछ कम्युनिकेट नहीं। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो स्पेशल डैमेज। इस सवाल में कोई भी स्पेशल डैमेज नहीं। रिमोट इंडायरेक्ट वैसे भी क्लेमेबल नहीं है। तो क्या बचता आंसर, 1 लाख। हाँ मैं उसी तरफ आ रहा था। यहां तक ये क्लियर है? चले इस सवाल को चेंज करते हैं थोड़ा सा। इस सवाल को चेंज करते हैं। सवाल सुन लो। सवाल ये है कि अगर लिखा होता कि अगर तुमने लेट किया तो मुझे जो प्रॉफिट मिलना है, अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो मैं तुमसे लूंगा। तो क्या इसने डिले फिर भी कर दिया? कर दिया। अब कितना डिले किया, कब प्रोवाइड करना था? 20 को, 31। चले डिले हो गया। डिले करने से क्या हुआ कि ये बाहर से सामान खरीद के लाया, तो बाहर से कितने का मिल गया उसको, 4 लाख का। तो लाख रुपया तो फिर भी पे होगा ही होगा एज ऑर्डिनरी डैमेज। ये तो मिलना ही मिलना। डिले होने से ये जो इसको प्रॉफिट था, क्या इसको ये प्रॉफिट पूरा मिला? ये प्रॉफिट 1.5 लाख कब बनता था? जब उसकी कॉस्ट क्या थी, 3 लाख। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसने आगे अपने कस्टमर को कितने का बेचा है, 4.5 लाख का। 3 लाख खरीदा, 1.5 लाख अपना प्रॉफिट रखा, तो आगे कितने का दिया होगा, 4.5 लाख का। अब जब परवेज ने टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया तो किसने प्रोवाइड किया होगा, XYZ ने। उन्होंने 3 लाख का दिया? नहीं, उन्होंने कितने का दिया, 4 लाख का। तो फिर इसकी कॉस्ट उस वक्त क्या आई है, 4 लाख। तो प्रॉफिट कितना इसको मिला है वहां से, 50,000। कितना मिलना चाहिए था, 1.5 लाख। कितना कम मिला, तो फिर ये वाला 1 लाख रिकवरेबल होगा एज स्पेशल डैमेज।
ये बात समझ आई? तो फिर अगर ये रिकवरेबल होता है फिर कितने पैसे बनते हैं इसके? 2 लाख। हम ई ऑप्शन ऐड कर देते हैं, कितने की? 2 लाख। ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। डन। चलिए अब आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। फर्ज करें कोई XYZ नहीं है और उसको बताया हुआ था कि मुझे तुमने अगर टाइम पे प्रोवाइड ना किया तो मैं आगे प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा और जो मुझे लॉस होगा वो मैं तुमसे क्लेम करूंगा, और किसी XYZ ने उसको 4 लाख का नहीं बेचा। इसका मतलब है कि तुमने वादा आगे पूरा नहीं किया, तो कितने का लॉस है? अब निकाल के बताएं। सिर्फ प्रॉफिट का लॉस है। कितना? 1.5 लाख। तो फिर ये ऑप्शन बन जाता। बात समझ आ रही? अच्छा जी, 9th देखें। General duty of a partner under the Partnership Act that cannot be changed. कौन सी ड्यूटी चेंज नहीं की जा सकती? अगर आपको याद हो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कुछ ड्यूटीज आ रही थी। मैंडेटरी ड्यूटी याद है आपको, जिनको आप म्यूचुअल कॉन्सेंट से भी नहीं बदल सकते। तो टू कैरी ऑन बिजनेस टू द बेनिफिट्स ऑफ जनरल पब्लिक। सब बिजनेस हम करते हैं मगर बेनिफिट किसका होता है? पार्टनर्स का होता है, जनरल पब्लिक का तो नहीं होता। इंडेमनिफाई द फर्म फॉर विलफुल नेग्लेक्ट इन कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। इसको चेंज किया जा सकता है। अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। Render true accounts to the firm or to the other partners or their legal representatives. मुझे यहाँ पे एतराज है। तो क्या बच गया? C, कि आप जो भी कमाएंगे, जो भी किसकी प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, फर्म की प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, वो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। अब बताएं इसका ऑप्शन क्या बनता? सी के डी? सी। रेंडर ट्रू अकाउंट। देखिए ट्रू अकाउंट्स आप पार्टनर्स को देते हैं, उनके लीगल वारसों को देते हैं। एंड में क्या लिखा हुआ? जो उसके जो माइनर आता है या जो ट्रांसफर ही आता है वो होती है, मगर उनको कौन से बुक्स की एक्सेस देते हैं? जो अवाम के लिए होती है, उनको सीक्रेट बुक्स वगैरह की एक्सेस तो प्रोवाइड नहीं करते, तो वो रिस्ट्रिक्शन है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म टू अदर पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। करीब करीब तो है वैसे। देखिए दोबारा से देखते हैं। अ जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बिजनेस करेगा फॉर बेनिफिट्स ऑफ जनरल पब्लिक, ये लाइन ही गलत है, तो ये तो गलत हो गया। इंडेमनिफाई कर सकता है फर्म को फॉर विलफुल नेग्लेक्ट इन कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी से अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया हो तो अकाउंटेबल किसको होगा? फर्म को। ठीक है, आपकी बात ठीक है, ये डी बनता है, ये सी नहीं है, ये डी ही बनता है। रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म और अदर पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 8वां देखें, मैं दोबारा आता हूं 9th पे, पहले आप लोग 8वां देखें। 9th पे हम दोबारा भी आ जाएंगे, इसको होल्ड कर लेते हैं। पहले 8वां कर ले फिर 7वां कर ले।
हाँ जी, एट्थ का क्या निकाला? सी। अच्छा, और कोई एट्थ का ऑप्शन देते हैं तो बता दें। सी है। हाँ जी, और कोई एट्थ में है तो बता दें। आपका एजेंट एक माइनर है, बस ये ध्यान में रखिएगा। जब एजेंट माइनर होता है तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है हमेशा? प्रिंसिपल। तो एजेंट का जो भी नुकसान होगा वो किससे रिकवर किया जाएगा? प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल आगे एजेंट से रिकवर कर सकता है? नहीं। रीजन, वो माइनर एजेंट। तो सादिया ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, डेजर्ट्स और वगैरह भी ये लोग बनाती है, अपॉइंट किया है कासिम को एज एजेंट। Qasim would not receive a commission and was working to gain experience only. On Yakam August, Qasim ने परचेज की है 5000 kg of sugar from TT on credit with payment due in 1 month. However, कुछ टाइम के बाद following a dispute, कासिम ने सादिया के लिए काम करना बंद कर दिया, छोड़ के चला गया। तो जब तक वो एजेंट है उसके किए हुए हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लाइबल है वो कौन है? वो सादिया लाइबल है। तो लाइबल तो है, टीटी रिकवर कर सकता है जी, कर सकता है। इसका मतलब है कि नो वाली बातें तो गलत हो गई। अब सीबीएस है और डीबीएस है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ज्वाइंटली एंड सेवरली, ये क्यों ये पार्टनर के लिए होता है? ज्वाइंटली एंड सेवरली किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? हमेशा पार्टनर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या बच गया मेरे पास? सी। क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो एजेंट के साथ नहीं होता, एजेंट सिर्फ एक्ट कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। असल कॉन्ट्रैक्ट बनता किसके साथ है? हमेशा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के साथ। हाँ जी, सातवां देखें। सातवां बताएं पहले मुझे। ए, भाई ने कह दिया है। और कोई है तो बताए। ए, ठीक है, एक और ए, 3 ए के वोट्स आ गए जी। और कोई? और कोई? और कोई? हाँ जी, आप मुझे कोई और बताना चाहेगा? डी। भाई ने डी के ऑप्शन पे दे दी। ए के 4 वोट्स हो गए। हाँ जी मिस, ए बी सी के डी, ए बी सी के डी। ए के 5 वोट्स हो गए। हाँ जी, ए के 6 वोट्स हो गए। आइए देखते हैं। वकार एग्री टू परचेज अ पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड, इस पे फोकस कीजिएगा। फ्रॉम बिलाल फॉर रुपीज टू बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस ड्यू टू इट्स। बिलाल ने एक लैंड का टुकड़ा खरीदा, सॉरी वकार ने खरीदा बिलाल से फॉर रुपीज 50 मिलियन। क्यों? उसने वहां पे इंडस्ट्री लगानी थी। ये सिर्फ किसको पता? वकार को पता। वकार को पता है कि उसने उस लैंड का क्या करना था।
The reason for purchase was never communicated. Was never communicated. However, subsequently change आ गया zoning law में और ये लैंड अब किस काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल के लिए। तो क्या लैंड ही तबाह हो गई है? लैंड मौजूद है और ये चीज कभी कम्युनिकेट नहीं हुई थी कि उसका पर्पस ऑफ यूज क्या है, सिर्फ लैंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो लैंड तो वही है, इसका मतलब है कि कोई भी मिस्टेक नहीं, लैंड तो लैंड है, वही वाली लैंड है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं। ये कब होती? जब ये बात बताई होती, कम्युनिकेट होती। अब नीचे आ जाते हैं। वकार उसको वॉइडेबल करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वकार इज नेवर एन एग्रीव्ड पार्टी। तो ये क्या है? ये वैलिड है। तो चेंज कब आया? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। चैप्टर 6 खोला, खोला जरा किताब में जाए, चैप्टर 6 के बिल्कुल एंड पे जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 के एंड पे आ जाए। आ गए हो? ये देखो, क्या लैंड डिस्ट्रॉय हो गया? लैंड मौजूद है। अच्छा, क्या उस लैंड में कोई वॉल शॉट लग गई है? नहीं। इसका मतलब है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लैंड मौजूद है, तो किसी भी तरह की कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं आई। अच्छा, एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज कौन से नहीं है? इम्पॉसिबिलिटी, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, डिफिकल्ट, अनवायबल और डिफॉल्ट, इसमें से भी कोई बात वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आई। कौन सी वाला? ये वाली कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अच्छा, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब होती? जब दोनों पार्टीज इस उलझन में होती कि लैंड कौन सी है, ए वाला प्लॉट है कि बी वाला प्लॉट है। वो ए समझ रहा होता, अगली पार्टी बी समझ रही होती, तब आती क्या? बायलैटरल मिस्टेक। इसका मतलब है कि अब पीछे रह गया सी और डी। सी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बंदा कभी भी एग्रीव्ड पार्टी नहीं बना, और एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट किस चीज का होता है? वॉइडेबल। सो ऑप्शन डी। क्या ना लिखा होता? पहले का चेंज इन लॉ हो जाता कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, तो फिर उसको पता होता है कि जो वो लैंड खरीद रहा है वो उसके काम की है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही ना। हाँ जी, पांचवा और छठा बताएं। ये दोनों बहुत आसान है, देखिए जरा पांचवा और छठा। पांचवा होल्डर इन ड्यू कोर्स का और छठा सिंपल नेगोशिएबल का। हाँ जी, पांचवे का बता दें। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है भाई? होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बंदा होता है जिसने गुड फेथ में लिया हो, जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी हो, गुड फेथ में लिया हो और मैच्योरिटी डेट से पहले लिया हो, बिफोर मैच्योरिटी डेट लिया हो। सवाल क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल, यानी कि 3 बातें गलत हैं और जो बात ठीक है वो वाली आपने बतानी है। तो ही मस्ट हैव ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये बात ठीक है कि बात गलत है? ये बात ठीक है कि ये बात गलत है? बताएं, आप लोग नहीं पढ़ के आ रहे ना। बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुमने बता दिया, बाकी बातों से तो पूछने दो।
सर जब वो इंस्ट्रूमेंट लेता है इट इज फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है, बेशक वो एडिक्वेट ही क्यों ना हो, मगर कंसिडरेशन तो होती है। ये इंस्ट्रूमेंट लेगा बिफोर मैच्योरिटी डेट, नॉट आफ्टर, तो ये गलत है। ही मस्ट नॉट होल्ड द इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ, नहीं, ये गुड फेथ में ही होल्ड करता है। he must have the right to sue at least one party liable under the negotiable instrument। तो अब ए के डी, ए के डी, ए बनता है, ए बनता है। छठा बताए, छठे का बी, क्यों डी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं? उसमें सिर्फ बता रहा है कि हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं मकरूज हूँ, देने का वादा नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी। अच्छा ए क्यों नहीं, आई एम बाउंड, और सी क्यों नहीं? वो बुक्स की बात, गुड्स की बात कर रहा सर। चौथा फंड ट्रांसफर एक्ट, डीपीएस, designated payment system। ये उसको कोई बता पाएंगे जब उसको सही से पढ़ा होगा आपने, इसमें से कौन सी उसकी ड्यूटी नहीं है? हाँ जी बताएं। ए लग रहा है, ए लग रहा है, भाई को ए लग रहा है, आप में से कोई और अगर काउंटर करना चाहे ए को? ए को काउंटर करने के लिए कोई है हमारे पास? क्या लग रहा है? कुछ भी लग रहा है? हाँ जी क्या लग रहा है? जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही होगा। ये मुफ्त के नंबर है जो कि आप लोग लूज करके आएंगे, मैं आपको बता दूं। मुफ्त के नंबर है, जो आपने बताया वो भी गलत बताया वैसे तो। सी भी गलत है, बीटा है। वो ये बात नहीं करता, वो तीन रिस्क बताता है, तीन रिस्क बताता है, ऑल की बात नहीं करता। नहीं ऐसे करके जवाब नहीं होगा ऑल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे ना आप पे चढ़ रहा है गुस्सा, गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ के आ रहे और अल्टीमेटली फिर आप लोगों ने पछताना है। ये देखें, ये देखें, कंपेयर करते हैं लाइन बाय लाइन। पहला क्या था? प्रोसीजर्स सेटिंग आउट द फाइनेंशियल रिस्क दैट मे बी इनकर्ड, प्रोसीजर्स सेटिंग आउट द फाइनेंशियल रिस्क। अगला क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड, यहां पे वो ऑल तो नहीं कह रहा, इसके अलावा भी और रिस्क है। अच्छा जी, उसके बाद कंटिजेंसी एग्रीमेंट टू इंश्योर ऑपरेशनल लायबिलिटी, याद में लिखा होगा ये, और रूल्स सेटिंग आउट द लायबिलिटीज, कहाँ गया लायबिलिटी? ये तो देख लें, उसने सिर्फ एक ऑल का वर्ड यूज करके आपको फंसा दिया। कहा था ये चैप्टर को क्रैम कर लें, अभी भी टाइम है, मान जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। तीसरा बताएं।
डी 40,000। हाँ जी, आप में से कोई? हाँ जी, 40 है। और कोई? मिस आपका कोई 10,000 का मूड बन रहा है, 15 का मूड बन रहा है, किसी का 25 का मूड बन रहा है? हाँ जी, डिस्कस तो कर ही दूंगा, लेकिन आपका मूड क्या बन रहा है? जरा 15,000 को नहीं, 2,10,000 को डिवाइड करें 15,000 का। दो लाख 10,000 को 15,000 में डिवाइड करें, क्या आता है? 14 आता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स है ना, ये लिखा हुआ। अच्छा, अब हुआ क्या, उन्होंने सारे पैसे एक ही दफा में अदा कर दिए, अदा कर दिए हैं, यहीं से शिफ्ट आएगा। एक दिन वो भाई साहब ने छुट्टी कर ली और सिर्फ उस दिन एक्स्ट्रा कितने पैसे भरने पड़े? 25,000। तो रिकवरेबल भी कितना है? सिर्फ 25,000। एडवांस दे दिया हुआ है, हम पैसे हाथ से निकाल बैठे हैं। हाँ, तो 25 ले सकते हैं। देखें, नहीं, ये तो बात है, आपने जब पैसे उसको दे दिए ना, तो आपने कहा है कि तुमने 14 डेज परफॉर्म करना है और हम तुम्हें उसके एडवांस में पैसे दे रहे। एक दिन वो नहीं आया तो फर्म को बाहर से कोई और बंदा अरेंज करना पड़ा और उसको खड़ा करना पड़ा 25,000 के लिए। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ी है इनको? 25, वो ही रिकवरेबल होगी। अगर ये, हाँ, अगर ये पैसे ना दिए होते तो फिर देने कितने थे? 15। बाहर से कितने का लाए थे? फिर कितने एक्स्ट्रा? फिर ये फर्क आता। अगर इन्होंने पैसे डे बाय डे देने होते तो उस दिन 15 देना था, ऊपर कितना दिया? 10। तो उस वक्त 15 इसको ना देते, काट लेते और उससे कितना रिकवर करते? 10। मगर चूंकि आप पैसे दे के अपने हाथ कटवा चुके हैं तो सिर्फ उससे क्या रिकवर किया जाएगा? 25। नहीं, पेमेंट होगी ना, आपने एग्रीमेंट साइन करी, आपने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है। हाँ, अगर ये होता कि जिस दिन तुम छुट्टी करोगे तो छुट्टी करने के बाद जितने पैसे हमने तुम्हें दिए हैं वो सारे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे, या ये लिखा होगा कि छुट्टी करने के पैसे तुम हमें वापस दोगे, ये बात क्या लिखी हुई है? लिखी हुई है बात, तो आप लोगों ने क्यों दी उनकी? तो जो रिकवर करेगा, जो उसने एक्स्ट्रा पे किया वो रिकवर करेगा 25,000। नहीं नहीं, वो 14 पूरे हैं, वो 14 पूरे हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि मुझे कॉलेज कहता है कि आपने 2 हफ्ते बढ़ाना है और हम आपको 2,10,000 रुपए देंगे। मैंने कहा ठीक है, एडवांस पैसे दे दो। पैसे दे दिए एडवांस। कुछ नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि अगर छुट्टी की तो क्या होगा। मैं एक दिन गैर हाजिर, मेरी जगह पे बच्चे शोर मचा रहे हैं, किसी और को लाके खड़ा कर दिया, वो ले गया 25,000 रुपया। तो सेशन एंड पे मैंने कितना नुकसान करवाया कॉलेज का, वो ही मैं दूंगा। और अगर मुझे ये डेली बेस पे पैसे मिलते तो जिस दिन मैं छुट्टी कर रहा हूँ उस दिन मुझे पैसे मिलते नहीं। मेरा नुकसान कितना का हुआ? कॉलेज की बचत कितने की हुई? 15 की। 15 की बचत कॉलेज की हो गई। उस दिन बंदा लाके खड़ा कर दिया, बचत कितने की हो रही है? 15 की। खर्चा उस दिन कितने का हुआ? कितना ज्यादा खर्चा हुआ?
10 मैं दूंगा फिर कॉलेज को, अगर वो मुझे डेली बेस पे पेमेंट करता। तो 10 मैं उस दिन भी जेब से दूंगा, और 15 जो मुझे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। तो टेक्निकली मैं दे कितने रहा हूँ कॉलेज को, फिर भी 25 ही दे रहा हूँ। फिर दूसरा करें। जहांगीर वाले ने ऑफर की है, किस चीज की ऑफर की है? एक रबर राफ्ट, राफ्ट की चीज होती है। आपने कभी सी स्पोर्ट्स देखे हैं? समुद्र में जो खेल होते हैं, उसमें एक लकड़ी का फट्टा होता है, उस पर खड़े होकर वो समुद्र की सैर करते हैं, लहरों में जाते हैं। पहुंच गए ना? हाँ, उस पर कभी चढ़ना नहीं तुमने। अच्छा, कितने का ऑफर, कितने की है? 2.5 लाख। सब्सिक्वेंटली ऑन 5 अगस्त, अच्छा ये ऑफर किसको हुई है? नदीम को। ये ऑफर जनरल है कि स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। अच्छा, ये कब हुई थी? यकम को। 5 तारीख को फिर से एक और ऑफर हुई, किसको? वसीम को। बेसिकली उसको डायरेक्ट ऑफर नहीं की गई। वसीम को जब पता चला कि वो राफ्ट बेच रहे हैं तो उसने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, उसने कहा मैं तुमसे ये राफ्ट खरीदना चाहता हूं। तो अब यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है? बेसिकली वसीम ऑफर कर रहा है। और उन्होंने कहा ठीक है ले लो, कितने का? 2.75 का ले लो। उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो अब हुआ ये है कि जेएस वालों ने एक ऑफर की है, किसको? नदीम को। और वसीम ने एक ऑफर की है, किसको? जेएस को। प्रोवाइडेड दैट द सेल टू नदीम डज नॉट अकर बाय 20 अगस्त, वसीम वुड एक्सेप्ट दिस ऑफर। उसने कहा कि अगर तुम्हारा वो नहीं बिका तो मुझे दे देना। कब तक? 20 अगस्त तक। However, on 20 August, GLs sold the raft to an expedition team for rupees. उन्होंने ना नदीम को दिया ना वसीम को दिया, किसको दे दिया? एक और थर्ड पार्टी को दे दिया 4 लाख रुपए का। कहाँ कहानी शुरू हुई थी 2.5 लाख से, कहाँ पे उसको बेचा गया? 4 लाख पे। On the same day, JS sent a revocation letter to Nadeem and also informed Wasim about the sale to expedition team. इन्होंने सही किया कि उन्होंने गलत किया? जेएस वालों ने ठीक किया कि गलत किया? क्या जेएस लायबल है? क्या जेएस लायबल है? क्या 20 अगस्त गुजर गई थी? नहीं, 20 अगस्त अभी मौजूद थी। तो और उसने ऑफर की हुई है, और उन्होंने क्या एक्सेप्टेंस दे दी थी? दोबारा पढ़ें सर, दोबारा से गौर से पढ़ें। ये लाइन जरा आंखें खोल के पढ़िएगा प्लीज। आप लोग एक कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं अच्छा खासा। ये देखें, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। ये क्या वर्ड था? सो इट वॉज नॉट एन ऑफर। मैंने घुमाया था आपको और आप लोग घूम गए थे। दिस वॉज बेसिकली इन्विटेशन टू ऑफर। आपको मुझे वहां पर रोकना चाहिए था कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मगर ना, मजाल है। तो उसकी तरफ से इन्विटेशन थी, फिर दोबारा से ऑफर जेएस की तरफ से गई है, किसको? वसीम को। कितने की गई है? 2.75 की। मगर शर्त है यहाँ पे कि कब होगा? जब नदीम पेमेंट नहीं देगा। कब तक?
20 अगस्त, और उसी 20 अगस्त पे इन्होंने किसी और को बेच दी, तो अभी तक ये ऑफर खत्म नहीं हुई, ये ऑफर मौजूद थी, तो वो बिल्कुल क्या है, लायबल है। बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन्फोर्सेबल ऑन 20 बिकॉज द राफ्ट हैज बीन सोल्ड टू एट अ हायर प्राइस। हाँ जी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए आखिरी करते हैं। हाँ जी बताएं। सियालकोट वालों ने ऑफर की है, किसको की है, एफए को की है, टू सेल 1000 फुटबॉल्स एट ₹600। तो सियालकोट ने ऑफर की है किसको, एफए को। लिख लेते हैं, ये ऑफरर है और ये ऑफर है। जैन जो कि एफए का मैनेजर है और जैन का एक अपना एकेडमी भी है, उसने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया अपनी एकेडमी के लेटर हेड पे और उसमें चेक भी डाल दिया। चेक किसको गया, एसएफ को गया, सियालकोट वालों को गया। बताएं, चले नीचे वाले की बातों को छोड़ें, मुझे बताएं एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं, क्यों? जिस बंदे को ऑफर की हुई है उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, एक थर्ड पार्टी, मतलब बंदा वही है मगर जो लेटर हेड यूज कर रहा है वो किसका नहीं है, एफए का, वो किसी थर्ड प्राइवेट कंपनी का या एकेडमी का लेटर हेड यूज हो रहा है। तो क्या ये काउंटर ऑफर है, नहीं। क्या ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नहीं। ये लेटर कबूल ही नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल ऑफर किसको की गई है, जो हमने यहां पे बनाया है, हो या ना हो। द लेटर इज नॉट effective as the offer was given by SF to FA। मगर एक्सेप्टेंस दे कौन रहा है, एक प्राइवेट स्पोर्ट्स अकेडमी। अगर ये लफ्ज यूज ना करता और जो एक्सेप्टेंस है वो ठीक जगह से ही जाती, ठीक लेटर हेड पे जाती, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, फिर ऑफर भी सही है और एक्सेप्टेंस भी सही। मसला किधर आया, जब किसी दूसरे के लेटर हेड पे आपने एक्सेप्टेंस दे दी, बेशक मैनेजर हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द राइट ऑप्शन इज आंसर डी। अच्छा, कल की क्लास में सोच रहा हूँ ना रखूं क्योंकि कल जुम्मे के साथ क्लैश आएगा आपका और हमने करनी है स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट और उसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये फिर मैं रिकॉर्ड करके आप तक भेज दूंगा ताकि आप एक क्लास के लिए ना आए और इंशाल्लाह जो है अब आप अपनी तैयारी करें। मॉक इंशाल्लाह एग्जाम से ठीक 2 हफ्ते पीछे, एग्जाम कब है आपका, 9 तारीख को, 2 को है ना, तो ये 26 को होगा, 26 नहीं सॉरी 19 को होगा। ये हम पीछे ले आते हैं ना, 2 26 19 को होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी।